इसमें क्यों आ रहे? PhD JRF तो बहुत बढ़िया है, वो तो यूनिवर्सिटी कितने बच्चे लोगों को आप दिशा दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, प्रेरित करेंगे। समाज में एक व्यक्ति अध्यापक के रूप में सेवा दे रहा है जी सर। और एक व्यक्ति ऐसा है समाज में जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवा दे रहा है। जी। किस सेवा को आप बेहतर मानते हैं? अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो, प्रेफरेंस देना हो, तो किसे आप पहले स्थान पर रखेंगे और किसे आप दूसरे स्थान पर रखेंगे? एक वाक्य से बहुत प्रभावित हूँ कि घुमक्कड़ी के लिए चिंता मुक्त होना बहुत जरूरी है और चिंता मुक्त होने के लिए घुमक्कड़ी बहुत जरूरी है। मात्रात्मक रूप में हम देखते हैं ग्रोथ को। जी सर। तो मात्रात्मक रूप में अगर हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है तो क्या वो सक्सेस का या प्रोग्रेस का पैमाना है? आइए। गुड आफ्टरनून सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? सर सब्जेक्ट्स क्या? आपने सब्जेक्ट्स नहीं लिखा है इसमें, क्या क्या सब्जेक्ट में आपने इंट्रोड्यूस करिए। यस सर, मैं सर मूलतः महोबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। कहाँ के? महोबा डिस्ट्रिक्ट। हाँ। सर मैंने BSc स्नातक 2015 में कंप्लीट किया है। 2019 में मैंने इतिहास विषय से PG कंप्लीट किया है। उसके बाद मेरा इतिहास विषय से सर JRF है और वर्तमान में सर मैं PhD कर रहा हूँ इतिहास विषय के साथ में। अच्छा, तो भी आप इसमें क्यों आ रहे? PhD JRF तो बहुत बढ़िया है, वो तो यूनिवर्सिटी कितने बच्चे लोगों को आप दिशा दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे। PG किसमें किया था आपने? इतिहास विषय के साथ। हाँ, इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास, हिस्ट्री। अच्छा। मेडिवल मॉडर्न किसमें किया है? नहीं सर, मिडाइवल और मॉडर्न दोनों हैं। अच्छा, दोनों हैं। जी। वेरी गुड। आप हमको बताइए कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ, जी सर। ब्रिटिश छोड़ के चले गए, जी सर। 3 ठो मुख्य कारण बता दीजिए। 3 मेन रीजंस। जी सर, एक तो पहला सर कारण है कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो सर अब बहुत परिपक्व हो गया था और जो हम लोग डिमांड थी कि अब हम शुरू किया जाए, एक तो वो सर कारण है राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेशर। दूसरा सर उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो सर पूरे वैश्विक दबाव भी था ब्रिटिश के ऊपर कि हम को आज़ाद किया जाए। दूसरा सरकार ये था और तीसरा सरकार था कि जो ब्रिटिश शासन जिस पे आधारित था, एक सिविल सेवा और एक सेना, तो सिविल सेवा में भी भारतीय संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, डोमिनेट करने लगे थे। और सेना भी जो 1946 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि अब वो स्थिति। कौन था विद्रोह? नौसैनिक विद्रोह हुआ था 1946 में। हाँ। तो उनको लगा कि अब सेना भी हमारे उतने कंट्रोल में नहीं है तो छोड़ना ही उचित है। INA का कोई रोल नहीं है इसमें? जी सर, INA का भी सर योगदान है। INA के जो प्रमुख थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनका भी सर योगदान है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के सहयोग से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे आक्रमण किया, तो उसका भी सर योगदान है उनका भी। महात्मा गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन था? जी सर, महात्मा गांधी जो सर थे वो राष्ट्रीय आंदोलन के सर प्रमुख नेता थे, तो उन्होंने सर उनका सर योगदान इस 3-4 चरणों में हम देख सकते हैं। पहला तो ये कि उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो महिला हो, किसान हो, नौकरी पेशा वाले हों, विद्यार्थी हो, सभी को एक साथ लाए। एक तो पहला उनका कंट्रीब्यूशन ये है। दूसरा सर उनका ये कि उन्होंने जो आंदोलन का प्रारूप रखा वो अहिंसा पर आधारित था, तो इस वजह से सभी लोग जुड़े उसमें। और उनका एक सिद्धांत था संघर्ष विराम का सिद्धांत, तो संघर्ष विराम संघर्ष का सिद्धांत, तो ये रणनीति भी महात्मा गांधी की बहुत कारगर थी। तो इन रूप में हम देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अहिंसा के कारण हम लोग को आज़ादी मिल गई? सर आज़ादी में बहुत से कारण थे, जिसमें से गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत प्रमुख कारण था, ऐसा मुझे लगता है। जो हमारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था जी, उसका क्या रोल था सर? उसको आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं सपोर्ट करते हैं? सर जो समय क्रांतिकारी आंदोलन हुए तो मैं उसका इस रूप में सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने सरकार पे दबाव बनाया और उनका यदि वैचारिक भी हम देखें, बाद में जो भगत सिंह जी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला तो कहते हैं किसान की बात करते हैं, गरीब तबके की बात करते हैं और वो कहते हैं कि इनकी भागीदारी के बिना राज्य नहीं आ सकता है। तो मैं इस रूप में देखता हूं कि बाद में जो उनका वैचारिक योगदान था वो भी काफ़ी मायने रखता है। नहीं, वो ये आप नहीं सोचते थोड़ा सा नेगेटिव है? अगर कोई जो आपका रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जिसको हम कहते हैं जी, उनको हम लोग हीरो की तरह देख रहे हैं जी, हमारे देश के साथ कोई देश के बीच में अगर मान लीजिए विघटन कुछ चीज़ चल रहा है और कहीं मान लीजिए हमारे देश से निकल के कोई एक इंडिपेंडेंट देश बन जाए, जी सर, जिन्होंने हमारे कई लोगों को मारा है, कुछ किया है, जी, तो उदाहरण के तौर पर भी कनाडा को लेकर खालिस्तान का बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। कल खालिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाए जी सर। तो इंदिरा गांधी को BN सिंह ने जो मारा उसका स्टैचू बन जाएगा।
उसमें माला पहनाएंगे सब, वो कहेंगे सब ये तो बहुत बड़े लीडर हैं। नहीं सर, वायलेंस सर सही नहीं है, वायलेंस तो सर उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन सर उनका एक भगत सिंह जी का एक स्टेटमेंट था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता पड़ती है, तो उस सेंस में उनका पॉइंट ऑफ व्यू तब के तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से सर सही था, लेकिन वायलेंस ठीक नहीं है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और अरे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन बैठे थे? और उसमें उसके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर कौन सा संधि हुआ? जी सर, भारत की तरफ से बताना है कौन कौन बैठे थे? नहीं मतलब बैठे कौन बैठे थे अभी हम थोड़ी ना पूछेंगे आप। जी सर, आप बताइए कौन कौन थे। जी सर, तो भारत की तरफ से सर कांग्रेस ने सर भाग नहीं लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उसमें भाग लिए थे, और सर मैं एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जयकर और सप्रू जी ने भी भाग लिया था उसमें, और उसके जो परिणाम। अच्छा ठीक है जी। हाँ, एक बात बताइए कि समाज में एक व्यक्ति अध्यापक के रूप में सेवा दे रहा है, जी सर, और एक व्यक्ति ऐसा है समाज में जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवा दे रहा है। जी। किस सेवा को आप बेहतर मानते हैं? अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो, प्रेफरेंस देना हो, तो किसे आप पहले स्थान पर रखेंगे और किसे आप दूसरे स्थान पर रखेंगे? सर समाज में प्रत्येक सेवा का अपना महत्व होता है सर। अध्यापक का महत्व, मान लीजिए आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़े, तो आप क्या प्रायोरिटी? तो सर ये व्यक्तिगत निर्भर करता है। यदि मेरी प्रायोरिटी सर देखा जाए तो मेरी पर्सनल प्रायोरिटी सिविल सेवा है, और सेकेंड मेरी प्रायोरिटी से अच्छे क्षेत्र में मतलब समाज के निर्माण में अध्यापकों का कोई योगदान नहीं है? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने कहा कि सर समाज में प्रत्येक वर्ग का अपना योगदान है। अध्यापक का भी अपना योगदान है, वकील का अपना है, नाई का अपना है, और सिविल सेवक का भी अपना योगदान है। लेकिन पर्सनल सर मेरी प्रायोरिटी है, तो सिविल सर मेरी पहली प्रायोरिटी है, और उसके बाद सर मेरा अध्यापक प्रायोरिटी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है जो कि अनुच्छेद 13 से संबंधित है, यदि आपने सुना हो, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। जी सर। आच्छादन का सिद्धांत। जी सर। बता सकते हैं आप? जी सर, ये सिद्धांत माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का ये है कि यदि सदन कोई ऐसी विधि बनाता है जो संविधान के असंगत है, ये मूल अधिकार के असंगत है, तो वो वहीं तक लागू होगा जहाँ पे मूल अधिकार को आच्छादित नहीं करता है, और उसके बाद का जो सिद्धांत होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, वो असंवैधानिक हो जाएगा। ये जो आप बता रहे हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है? सॉरी सर, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो विधियां हैं, जैसे कि सिद्धांत आपने बताया, ये सिद्धांत प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लेकर है या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? सर ये जो मैंने बताया सर वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। प्री के लिए नहीं है सर, प्री के बारे में सर मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्लियरिटी नहीं सर। पैसिव एथनेशिया के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैसिव एथनेशिया लीगल, उसको कहा है कि यदि कौन से केस में? सर केस एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अरुणा शाहनवाग जी सर। अरुणा शाहनवाग केस में कहा है कि पैसिव एथनेशिया एथनेशिया लीगल है। लीगल। यदि लाइफ सपोर्ट के में कोई डिपेंडेंट कोई मरीज है, तो यदि वो उसका इच्छा मृत्यु लीगल किया था। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ब्रेन में क्लॉटिंग हुई हो, हॉस्पिटल में एडमिट है और वेंटिलेटर के सहारे जी रहा है। जी सर। और उसका गार्जियन ये जानता है कि अरुणा शाहनवाग केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव एथनेशिया को लीगल करार दिया है। जी। अब वो गया और वेंटिलेटर हटा दिया, जी। तो क्या ये सही प्रक्रिया होगी? नहीं सर, उसमें पहले परमिशन से लेनी होती है। किससे? यदि मरीज इस स्थिति में है कि मरीज परमिशन, तो उसकी परमिशन की आवश्यकता होती है। मरीज कैसे कोमा में मरीज है, वो कैसे परमिशन देगा भैया? सर उसका गाइडलाइंस मुझे अभी जस्ट रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, ठीक है। अभी अभी इलेक्शन, लेकिन सर मैं गेस कुछ कर सकता हूँ कि हो सकता है कि उनसे गार्जियन से परमिशन जो उनके लोज हो, उनकी गार्जियन ही तो निकाल रहे हैं ना, बता देना। ठीक है। अभी अभी एक नए विधेयक के माध्यम से अभी पारित हुआ है विधेयक, जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदला जा रहा है। जी सर। उसमें से जो कमेटी का निर्माण किया गया है, जो पैनल रिकमेंड करेगा राष्ट्रपति को नाम, जी, आप ये बताइए उस पैनल को कौन नाम देगा? उस पे सर एक खोज समिति बनाई जाएगी। खोज समिति में कौन कौन होगा? वो कानून मंत्री की अध्यक्षता में सर बनाई जाएगी खोज समिति। खोज समिति कानून, आप श्योर हैं कानून मंत्री की अध्यक्षता में खोज समिति बनेगी? जी सर, कानून मंत्री की अध्यक्षता में सर खोज समिति बनेगी, और वो फिर सजेस्ट करेगी कोई नाम पैनल को, फिर। ठीक है सर।
आपने इतिहास से में किया है, जी सर। ये बताएं इतिहास पढ़ने से क्या लाभ होता है? जी सर, जो सर इतिहास है वो हमें अतीत के बारे में बताता है। इसमें हम सर काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। जैसे अतीत में कोई नेगेटिव यदि घटना हुई है तो दोबारा न दोहराई जाए, तो ये चीज़ हम ले सकते हैं। यदि कोई उसमें परिवर्तन अच्छी चीज़ें हुई हैं, जैसे हम अशोक का ले लें कि उनका जो उदारवादी दृष्टिकोण रहा वो हम ले सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य वहाँ से ले सकते हैं। तो इतिहास सर से हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफ़ी इनपुट ले सकते हैं। OMR, जी सर। OMR सीट होती है ना? जी सर। OMR का फुल फॉर्म क्या होगा? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जी सर। ठीक है। जी ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में आप सर्विस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जी शिक्षा की दृष्टि से जी सर। उत्तर प्रदेश को काफ़ी नीचे रखा जाता है, जी सर। जबकि यहाँ बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत कॉलेज हैं, जी सर। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से आज भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सर। ऐसा क्यों है? सर इसके सर 2-3 कारण हैं। सर पहला तो सर समाज, अभी जो हमारा उत्तर प्रदेश रहा है ये परंपरागत समाज रहा है। तो एक ऐसी भावना थी कि महिला शिक्षा को या ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को उतना प्रमोट नहीं किया जाता था। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा में देखें तो एक तो सर एक नामांकन की समस्या है प्रमुख। एक नामांकन दर बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। दूसरी सर शिक्षा को छात्र अनुपात की भी सर समस्या है, एक इसको रूप में सर देखते हैं। और सर इंफ्रा के लेवल में सर उतना काम नहीं हुआ है। तो सर मैं ये मानता हूँ कि ये चुनौतियाँ हैं, लेकिन सर सरकार इस दिशा में काफ़ी अच्छे प्रयास कर रही है। तो उम्मीद है कि अब हमारी लिटरेसी रेट बढ़ेगी उत्तर प्रदेश की। 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है, जी सर। उसको आप अपने यहाँ के उसमें मुद्रा में कहिए। 1 ट्रिलियन को कितना करोड़ कहेंगे, कितना लाख कहेंगे, बताइए ऐसे। सर वो 1000 बिलियन डॉलर है, तो अपनी मुद्रा में, अपनी मुद्रा में। ओके सर, मेरी बात समझ गए? हाँ मतलब भारतीय रुपए में उसको हाँ, बताना उसको 1 ट्रिलियन को 1 ट्रिलियन को जी जी। आप भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करें। सर थोड़ी सा भी नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप बता दीजिए कि नहीं बता पाऊंगा, मैं सॉरी कर लीजिए, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। सॉरी सर। ठीक है। आपकी हॉबी है ट्रैवलिंग, कहाँ यात्रा करी आपने सर जस्ट अभी, अपने जीवन काल में? हाँ अभी तो सर हाल में मैं उज्जैन के श्री महाकाल के दर्शन करने गया था। और वैसे सर मैं आगरा के ताजमहल गया हूँ, फतेहपुर सीकरी गया हूँ। क्या मिलता है यात्रा करने से, हम क्या सीखते हैं, या क्या आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव रहता है जब आप यात्रा पे जाते हैं? अकेले जाते हैं या ग्रुप में जाते हैं? नहीं सर, यदि ग्रुप अप लेवल हुआ तो अपने दोस्तों के साथ भी जाता हूँ, नहीं तो सोलो ट्रैवलिंग भी कर लेता हूँ। सोलो ट्रैवलिंग करते हैं? जी सर। ठीक है, तो क्या फील करते हैं आप सोलो ट्रैवलिंग के दौरान? सर मैं एक वाक्य से बहुत प्रभावित हूँ कि घुमक्कड़ी के लिए चिंता मुक्त होना बहुत जरूरी है, और चिंता मुक्त होने के लिए घुमक्कड़ी बहुत जरूरी है। तो जो हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उसके दौरान कई बार प्री दिया, मेंस दिया, फिर इंटरव्यू से बाहर हुए, तो जो मन अवसाद में चला जाता है, तो उससे चिंता मुक्त होने के लिए सर घुमक्कड़ी बहुत जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, बुंदेलखंड से आते हैं आप? जी सर, बुंदेलखंड। तो मुझे बताइए कि बुंदेलखंड में बेसिकली कौन कौन से 3-4 चैलेंजेस हैं सबसे बड़े, और उनका क्या समाधान हो सकता है? जी सर, बुंदेलखंड की जो सर हमारी प्रमुख समस्या है वो सर सूखा की समस्या है। सूखा सर हमारे यहाँ प्रमुख समस्या है। दूसरा सर बेरोजगारी के कारण पलायन प्रमुख समस्या है, और महिला शिक्षा सर प्रमुख समस्या है। और बुंदेलखंड में अभी सर इंफ्रा के लेवल में भी उतना काम नहीं हुआ है। हालांकि सरकार प्रेजेंट टाइम क्या आप कौन से कारण इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं कि पूरे प्रदेश के विकास में आज बुंदेलखंड इतना पीछे रह गया है? जबकि अगर हम पूरे प्रदेश को देखें तो वेस्टर्न यूपी में भी ग्रो है, ईस्टर्न यूपी में भी ग्रोथ है। बिल्कुल सर, है ना? तो बुंदेलखंड क्यों इतना पिछड़ा रह गया है? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से सर बुंदेलखंड बहुत सर रिच एरिया है रिसोर्सेज में, फिर भी सर ये पीछे रह गया। इसके मुझे सर कारण नज़र आते हैं कि सर बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी जो इंफ्रा पे जैसे रोड निर्माण है कुछ भी है नहीं रही है। और दूसरा सर बुंदेलखंड में ऐसा कोई मेरी नज़र में राजनेता सर पैदा नहीं हुआ जो अपनी बात सदन में या देश के पटल पे रख पाता। तो सर एक मुझे ये चीज़ें लगती हैं। और दूसरी सर बुंदेलखंड में शिक्षा के लेवल भी उतना काम नहीं हुआ, तो अवेयरनेस भी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब से डिजिटलाइजेशन आया है, यूट्यूब
यूट्यूब पे शॉर्ट्स हम लोग जब देखते ठीक है, हैं। समझ गए। जी सर। ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस में क्या अंतर है? ग्रोथ, प्रोग्रेस और ग्रोथ, जी प्रोग्रेस एंड सक्सेस, जी इन तीनों वर्ड्स को डिफाइन करिए। जी सर। जो सर ग्रोथ है वो एक गुणात्मक अवधारणा है, और प्रोग्रेस जो है नहीं गुणात्मक- सॉरी मात्रात्मक अवधारणा है जो ग्रोथ है। हम उसको नंबर के लेवल पे, जैसे इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है उसको लेवल पे लेते हैं, और जो सर प्रोग्रेस है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अवधारणा है। कि एक मतलब कि ह्यूमन पे भी हम देखते हैं कितना विकास हुआ समाज का, और इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट हुआ सर, ये भी देखते हैं। और सर सक्सेस को इस वे पे लेते हैं कि जो हमारे लक्ष्य थे, जो ये जरूरी है कि अगर कोई एक सेगमेंट ग्रो कर रहा है तो वो प्रोग्रेस भी कर ही रहा होगा? कैसे? ये क्या जरूरी है कि आपने कहा कि मात्रात्मक रूप में हम देखते हैं ग्रोथ को, जी सर। तो मात्रात्मक रूप में अगर हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है तो क्या वो सक्सेस का या प्रोग्रेस का पैमाना है? नहीं सर, जरूरी नहीं कि यदि ग्रोथ हो रही हो तो वो प्रोग्रेस हो ही रही हो, ये कोई सर जरूरी नहीं है। ग्रोथ एक सर अर्थशास्त्री व्याख्या है कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि समाज को फायदा हो। जैसे हम देखते हैं सामाजिक विषमता व्याप्त हो सकती है कि ऊपर कुछ लोगों के पास अधिक धन हो सकता है, नीचे कुछ लोगों के पास उतना संकेंद्रण ना हो। एक बात बताइए, जैसे इजराइल और फलस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जी सर। इस संघर्ष को लेकर भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, और भारत का इजराइल की तरफ झुकाव क्या भारत की खाड़ी देशों के साथ दूरी को बढ़ा रहा है? सर जो इजराइल और फलस्तीन संघर्ष है उसमें भारत के सामने सर एक चुनौती है कि वो एक स्टैंड को लेके कि हम फलस्तीन का पक्ष में रहें या इजराइल के लेके, तो इसमें भारत का स्टैंड ये है। चुनौती क्या है इस संघर्ष से? भारत को क्या लॉस हो रहा है? अच्छा कुछ लॉस हो रहा है इससे? सर इससे तो ये कि जैसे इजराइल के उसमें हमने बाहर हो गए, वोट नहीं किया, तो इससे अरब देश में जो हमारे जैसे तेल आयात करते हैं या हमारे खाड़ी देश में हमारे वर्कर हैं, तो इस पर सर इफेक्ट कुछ पड़ सकता था। और सर यही मैं भी रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक दिन का उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अगर आपको बनाया जाए तो आप ऐसे कौन से 3 काम प्राथमिकता पर करना चाहेंगे? सर हमारे उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख समस्या है वो सर क्षेत्रीय संतुलन की है। जैसे मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं देखता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, बुंदेलखंड में नहीं हुआ। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि जो अपेक्षित क्षेत्र हैं तो उस पर फोकस। नंबर 2 बताइए। नंबर 2 सर, मैं रोजगार के लिए, भारत में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, तो उसके लिए सर जो MSME सेक्टर है उससे संबंधित सर नीतियों को मैं वो करूँगा। और सर बेरोजगारी की समस्या तो पूरे भारत में ही है। मैंने कहा कि 3 कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं प्राथमिकता पर जिनका आप निराकरण करना चाहिए? एक तो आपने बता दिया रीजनल इम्बैलेंस, दूसरा? जी सर, और दूसरा सर अभी इंफ्रा पे भी उतना यूपी में सर काम नहीं हुआ है, तो उस पर एक स्टैंड लिया सकता है। और सर तीसरा सर, जैसा कि मैं PhD रिसर्च कर रहा हूँ, तो शिक्षा के लेवल में, हायर एजुकेशन में भी काम करने हो सकता है, क्योंकि सर शिक्षा ही समाज का निर्माण करती है। तो ठीक है, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, हम आपको क्यों सेलेक्ट ना करें? सर मुझे लगता है कोई सर 2 बिंदु बताइए ये सर मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सर मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ। एक तो सर मेरे साथ ये प्लस पॉइंट है, और दूसरा सर मैं धैर्य मेरे अंदर से बहुत है। क्यों सेलेक्ट ना करें? नेगेटिव पूछा इन्होंने। नेगेटिव अच्छा, नेगेटिव सर। हम आपको सेलेक्ट क्यों ना करें? अच्छा सर, तो सर डिस्क्वालिफिकेशन बताइए अपनी आप। जी सर। डिमेरिट। सर पहली बात तो सर ये कि मेरा मेंस बहुत अच्छा गया है, तो मुझको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही, लेकिन फिर भी यदि ये है कि क्यों सिलेक्ट ना करें, तो सर एक तो सर मैं थोड़ी सा अभी डेली रूटीन को नहीं सेट कर पा रहा अच्छे से। जैसे मैं रात में ज़्यादा जग जाता हूँ तो दिन में थोड़ी सा लेजीपन रहता है। और दूसरा सर थोड़ी सा मैं हल्का सा साई नेचर है मेरा, तो कुछ लगता है मेरी ये कमी है, साई नेचर। चलिए ठीक है, कब है आपका इंटरव्यू कमीशन में? सर 10 तारीख को सेकेंड मीटिंग में। सर सर ये आप बुंदेलखंड के हैं, तो बुंदेलखंड के कम से कम 2 बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बता पाएंगे? जी सर। कौन कौन सा बताइए। एक तो सर हमारे यहाँ बांदा डिस्ट्रिक्ट में कलिंजर का किला सर एक फेमस जगह है सर। और झांसी में सर झांसी का किला सर फेमस है। हाँ, झांसी का किला। किला।
अच्छा, और आपका ये जो वो है क्या कहते हैं, वो जो मंदिर है खजुराहो। सर खजुराहो भी यूपी में बुंदेलखंड नहीं क्षेत्र, है। लेकिन यूपी में, जी सर वही। है तो बुंदेलखंड हाँ बुंदेलखंड रीजन में है, लेकिन सर यूपी में नहीं है। कलिंजर का किला किस लिए जाना जाता है? सर वो बताते हैं कि मध्यकालीन में बहुत अजय दुर्ग था, वो पहाड़ी ऊंचाई में सर बना है, तो उसमें सर हमला करना एक टेक्निकल रूप से सर उतना पॉसिबल नहीं हो पाता था। किसी बहुत बड़े हाँ सर अफगान लीडर के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ सर, है। ट्रेजिडी वहाँ पे हुई थी सर, शेर शाह सूरी सर वहाँ पे उनका डेथ हो गई थी सर। तो वो बताइए, वहाँ डेथ हुआ तो उनका वहाँ पे वो जो मजहार न बनाकर वो कहाँ बनाया गया? सर सासाराम बिहार में। तो सर कैसे हुआ? पहले वहाँ मजार बनाया गया था कि सासाराम में ही ले जाके उनको वहाँ पे वो किया, बरी किया गया? सर मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन सर मुझको ऐसा लगता है कि पहले वहाँ पे बनाई गई होगी, फिर उस बॉडी को किसी। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। कमिंग। देखिए, एक तो देखिए टाई पहने तो ऊपर का कॉलर आपको बंद रहना चाहिए ना। सर वो थोड़ी सा अभी मैं बटन लग नहीं पा रहा, देख टाइट पड़ लीजिएगा, रहा है। तो दूसरी शर्ट है। शर्ट चेंज कर लीजिएगा। बाकी तो आपका सब मिला के Overall ठीक है, ओवरऑल good है आपका। अच्छा है आपका। थोड़ा और न्यूज़पेपर वगैरह देख लीजिएगा उस दिन का खास करके, क्योंकि न्यूज़पेपर से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। जी सर। ये देख लीजिएगा। और ये कौन सा इंटरप्रिटेशन था जिसमें मैं बोल रहा हूँ, ठीक ही है, लगभग ठीक है ना। थोड़ा सा अध्ययन करिएगा, सब्जेक्ट अपना हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को थोड़ा और तैयार कर लीजिएगा। जी सर। हाँ, जो उत्तर न आए उसको क्लियर कट बता दीजिए कि हम सॉरी बोल दीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि हर आंसर का हर क्वेश्चन का जवाब नहीं, दें। और 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 6 बता देंगे तो भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक रहेगा। जो टॉपिक आपको मालूम है, हिस्ट्री है, जो जिसके ऊपर आपका अच्छा कॉन्फिडेंस, उसको लाने की कोशिश करिएगा, इंटरव्यू को घुमा लीजिएगा अपने तरफ। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले। हाँ हाँ। आप 4 बार प्रयास अब देखिए, किए, हमने 4 आईएनए के बार बारे में इम्तिहान पूछा, दिए। हमने आईएनए का सजेस्ट किया, तब आपने आईएनए बोला। आईएनए तो बहुत लेवल रेटिंग तो है जरूर 46 का, लेकिन आईएनए तो और बड़ा है। सर मैं जैसे कई जगह दिया तो वो कहते हैं कि आप सुभाष चंद्र बोस जी को बोलने से बचिए, तो उस पर। ये बताइए, OMR सीट पर ही तो आप इम्तिहान देते होंगे? हाँ सर, वो थोड़ी सा ये प्रेशर में किसने सर बोला होगा सुभाष चंद्र बोस को मत बोले? इंडियन नेशनल आर्मी है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन सर मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो आप बोलते। इस समय तो कांग्रेस गवर्नमेंट थोड़ा सा बताते हैं नेगेटिव थे, जो भी हो। चलिए बढ़िया है, ठीक तैयारी है आपका। और अच्छा पढ़ सर, लीजिए पिछली बार भी सर मेरा आयोग में कितने नंबर थे आपके इंटरव्यू पिछले बार? हाईएस्ट मार्क्स आयोग में था मेरा। कितने नंबर? 75 मार्क्स। इंटरव्यू में अच्छा मिला जी था। सर। कितनी बार दे दिए? सर मेरा तीसरा प्रयास है। नहीं, इंटरव्यू कितनी बार दिए? जी सर, यूपी इंटरव्यू में मेरा तीसरा तो प्रयास। मेंस में आपका नंबर कम आ रहा था, मैं नहीं मतलब सर, पहले 2 बार में सर इंटरव्यू नंबर कम मिला। इस बार इंटरव्यू में जब 75 मार्क्स मिला तो सर सेकंड पेपर में मार्क्स कम हो गया। तो आप पीएचडी भी तो कर रहे हैं? जी सर, पीएचडी कर रहा हूँ किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं? सर, इतिहास में। याद नहीं कर रहे हैं? नेटेड भी नेट जेआरएफ है। जेआरएफ है? जी सर। वो तो क्यों नहीं जाते? बनिए टीचर बनिए। नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया है, नहीं ठीक नहीं, है। विषय की नॉलेज आपकी अच्छी थी, अध्यापक, और उसमें आपने बहुत बढ़िया बैलेंस किया था, है ना। जो मैंने आपसे पूछा था कि अध्यापक या प्रशासनिक अधिकारी, उसमें ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और उसमें काहे कंफ्यूज हो गए? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये है कि अब मान लीजिए कोई भी ऐसी विधि बनाई जाए जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो विधि समाप्त नहीं होगी, बल्कि तब तक निष्प्रभावी रहेगी जब तक वो मौलिक अधिकार जिंदा है। मान लीजिए अगर भविष्य में मौलिक अधिकार ही समाप्त हो गया, तब वो भी खत्म, तब वो विधि फिर से लाइफ में आ जाएगी। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। और सेवरेबिलिटी है कि कोई भी विधि अगर बनी है तो अगर विधि का कोई एक पार्ट ऐसा है जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है, तो उस एक पार्ट को शून्य करेंगे, दूसरा पार्ट चलेगा। देखूंगा, थोड़ी क्लियरिटी उसमें आ जाएगी। ठीक, बाकी ओवरऑल बढ़िया, शुभकामनाएं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, बहुत थैंक यू सर। चलिए, आपकी निकल जाएगा।